मुझ जैसी औरतों में तो हड्डियों की जगह मशीनरी के पुर्जे होने चाहिए थे। सारा दिन और रात भी काम करने में लगा देती। जिस्म का एक एक हिस्सा दर्द करने लगता। मगर ना तो सास के काम खत्म होते और ना ही शौहर के ताने। जब भी घर आता बस एक ही बात कहता था कि सारा दिन तुम करती क्या रही हो, बिस्तर तोड़ती रहती हो। जब भी आओ ना मेरे कपड़े इस्त्री होते हैं और कमरा भी बिखरा पड़ा होता है। दिल तो चाहता है कि मुंह फाड़कर जवाब दूं, तुम्हारी माँ ने मुझे नौकरानी जो बना रखा है, अपना कोई काम करने का वक्त मिलेगा तो करूंगी ना। मुश्किल से अपना अलग कमरा ही नसीब हुआ था यहाँ। सुबह उठती तो शौहर बच्चों को नाश्ता बनाकर सास के घर की सफाई शुरू कर देती। निचला पोर्शन साफ करके जब थक हार कर बैठने लगती तो बड़ी नंद की कॉल आ जाती। ए अम्मा, जरा नरगिस को भेजना मेरी तरफ। मेरी तो कमर टूट गई है सारे काम कर करके। घर में पेंट करवा रही हूँ तो जरा काम बढ़ गया है। अभी बैठे हुए 1 मिनट भी ना हुआ था कि उसी पल सास के कहने पर चादर ओढ़ी और नंद के यहाँ चली गई। सामने पड़ा हुआ कचरा देखकर एक पल को तो मेरा सर चकराया था। जानती थी ये सारा कचरा मैंने ही समेटना है। नंद तो अब महारानी बनकर बैठ जाएगी एक तरफ। हुआ भी यही। मेरे आने की देर थी। चादर भी ना उतारी थी कि मेरे हाथ में झाड़ू पोछा थमाकर बोली, उस कोने से शुरू करो और एक जरा भी मट्टी का नजर ना आए। मैं बस एक सांस खारिज करके काम में लगी रही। शाम तक मेरी कमर टूट चुकी थी। वजूद का एक एक हिस्सा दर्द कर रहा था। फिर ख्याल आया, अभी तो घर जाकर खाना भी बनाना है। मुश्किल से नंद से जान छुड़वाई और दौड़ी दौड़ी अपने घर आकर सांस लिया। सामने देखा तो नादिर घर आ चुका था। बच्चे तो अलग रो पीट कर हलकान हो रहे थे। इन्हें रोता देखकर इनके पास गई तो कहने लगे, सुबह से कुछ नहीं खाया। शौहर जो अभी अभी काम से आया था बच्चों के मुंह से ये सुना तो चीख उठा, क्यों मेरे बच्चों को भूखा रखा हुआ है तुमने? कहाँ घूमती फिरती रही हो सारा दिन? घर में कभी बैठी भी हो? सास तो एक तरफ खुसक कर बैठ गई, जबकि शौहर मेरे सुने बगैर मुझ पर चीखे जा रहा था। आखिर को थकी हारी एक घूंट भी पानी का हलक से नीचे नहीं उतारा था और उसी पल खाना बनाने में लग गई। बच्चों का रोना अलग। शौहर कमरे में गया तो कमरा यूं ही बिखरा पड़ा था और कमरे को देखकर वो अलग मुझ पर बरस रहा था। वही अजल का घिसा पिटा जुमला कि तुम घर में करती ही क्या हो? ना बच्चों को खाना दिया और ना ही घर समेटा। मैंने अफसुर्दगी से सास की जानिब देखा कि भाई कुछ तो मेरे हक में बोल दो। मगर ना जी, वो तो मीठा पान चबाती बैठी रह गईं। इन पर तो मुझे शदीद गुस्सा भी आया था, क्योंकि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चों को खाना भी नहीं दे पाई थी। खाना बनाकर सबको खिलाने के बाद अपनी पोर्शन की सफाई करते हुए मुझे रात के 12 बज चुके थे। वजूद दर्द से चूर था। एक पेन किलर खाई और सोने के लिए लेट चुकी थी। मेरी भी क्या जिंदगी थी। माजी की तरफ ध्यान गया तो अपनी हालत पर खुद ही अफसोस करने लगी। कितने ऊंचे ख्वाब देखा करती थी, बिल्कुल शहजादियों जैसे। अम्मा से कहा करती थी, खुदा ने मुझे गरीब घर में पैदा तो कर दिया, अब्बा भी बस गुजारे लायक ही मुझसे प्यार करता है और भाई को तो सवाए लड़ाई के और कुछ सोचता ही नहीं। मगर तू अब मेरी शादी किसी ऊंचे महलों जैसे घर में करवाना, मुझसे नहीं देखी जाती। अब ससुराल में भी गुर्बत। मैट्रिक तक तालीम हासिल ही इसीलिए की कि कोई पढ़ा लिखा गबरू जवान लड़का डॉलरों में कमाने वाला मुझे मिल जाए। खैर, बस एक ठंडा सांस ही खारिज करके रह गई। क्या सोचा था और क्या मिला था। खुद से 12 साल बड़ा आधा गंजा सांवला शौहर और फिर 4 बच्चे जो उसी जैसे थे। मुझ पर तो एक भी नहीं गया था। वहीं इसकी तंग नजरी और अपनी माँ की जी हजूरी। कंजूस इतना था कि चाय में गिरी मक्खी को बड़ी ही नफासत से निकालकर पूरी चाय गटक कर जाया करता था। आज तक प्यार से बात नहीं की थी। जब बोला था आग ही उगला था। मगर हाँ, बच्चे 4 खुशी खुशी पैदा कर लिए थे। मगर अब इनके खर्चे देखकर आए रोज शोर मचाता फिरता था। मैं तो जैसे इन उलझनों में फंस कर रह चुकी थी। सुबह उठी तो भाग भाग कर नाश्ता बनाया, क्योंकि बच्चे और शौहर काम से लेट हो चुके थे। शौहर गालियों पर गालियां दिए जा रहा था और मैं बुड़बुड़ाती भाग भाग कर नाश्ता भी बना रही थी और सर्व भी कर रही थी। मगर मजाल है जो मेरी हट्टी कटी सास अपनी निशिस्त से उठकर हाथ बटाने के लिए आई हो। सबको नाश्ता करवाकर अच्छी खासी बेइज्जती करवाने के बाद जब मैंने खुद खाना शुरू किया तो मोबाइल पर रिंगटोन बजी। मोबाइल पास ही था। जब उठाकर देखा तो नादिया का नाम जगमगाया। ये तो मेरी पक्की सहेली थी, मेरे मैके के पड़ोस में ही रहती थी। कितने माह गुजर गए थे,
इस भागती जिंदगी में एक बार भी कॉल करके हाल अहवाल नहीं पूछ पाई थी। अम्मा लोगों का फोन कान से लगाया तो दूसरी जानिब से आवाज काफी बेचैन कर देने वाली थी। फिर जो बात मुझे नाजिया ने बताई वो सुनकर मेरे हाथ से नवाला छूटकर गिर चुका था। मैं साकित सी बैठी इसका एक एक हर्फ सुन रही थी। मेरे दिमाग में आंधियां चलने लगी थीं। आखिर भाई ऐसा कैसे कर सकता था? वो इस हद तक गिर भी सकता था कैसे कि अपनी ही माँ के साथ? मैं सटपटाकर सर पकड़कर बैठ गई। मेरा दिमाग मऊफ हो चुका था। क्या पहले मेरी जिंदगी कम अजाब थी जो एक और मसले ने मुझे घेर लिया था? मुझे भाई पर शदीद गुस्सा आया था। मुझे यूं बैठा देखकर मेरी भारी भरकम वजूद रखने वाली सास अपनी लाठी टेकते हुए पहुंची और कहने लगी, क्यों भाई नरगिस, क्या सकते में आ गई हो? उठकर काम वाम नहीं करना क्या? मैंने सास की जानिब देखा तो मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे रोता देखकर वो सवाल करने लगी तो बस मुख्तसर अंदाज में इतना ही बताया कि मुझे अम्मा की तरफ जाना है। सास की भवें उचकी और फौरन बोली कि हरगिज नहीं, तुम वहां चली गई तो इस घर के काम कौन करेगा? अभी तो सुगरा के यहाँ भी तुमने जाना है। सास की बात सुनकर मैं दंग रह गई, मगर उस पल मुझे मेरी माँ की फिक्र थी। मैंने सास की एक ना सुनी और फौरन सब कुछ वहीं छोड़कर अम्मा के यहाँ जाने के लिए निकल गई। आधे घंटे बाद जब मैके पहुंची तो सामने का मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया। मेरी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। अम्मा सेहन में ही दीवार के साथ टेक लगाए हुए बैठी रो रही थी। इसके हाथ और पैरों पर सुर्ख निशान बने हुए थे और चेहरे पर भी नील थे। इसके होंठ फट चुके थे और इन पर खून सूख चुका था। मैं भागकर अम्मा के पास गई और जाकर इससे लिपट गई। मुझे अपने पास देखकर अम्मा भी खुद पर काबू न रख सकी और फूट फूट कर रोने लगी। आज कितने माह बाद मैं अम्मा को देख रही थी और वो भी इस हालत में कि वो तशद्दुद का शिकार हो चुकी थी। माँ के गले लगकर मेरे अंदर छुपा सारा कर्ब और तकलीफ तो जैसे ताजा ही हो गई। मुझे भी अपने गम और जख्म याद आने लगे जिन्हें मैं ससुराल में हंस हंस कर टालते हुए सह रही थी। कितनी देर हम माँ बेटी सीने से लगी रोती रहीं। नादिया ने सच ही कहा था कि मेरी माँ पर तशद्दुद किया जा रहा है और इसे मारने वाला भी कोई और नहीं बल्कि इसका सगा बेटा यानी मेरा भाई है। मैं माँ से अलग हुई तो तब तक हमारी आवाजें सुनकर मेरा भाई जो मुझसे 3 साल छोटा था वहां चला आया और गुस्से से कहने लगा, तू किससे पूछकर यहाँ आई है? क्या तुझे तेरे घर में सुकून नहीं? चल अब आ ही गई है तो इस बुढ़िया को अपने साथ ले जा और निकल मेरे घर से। कितने ही माँ बाप आज भाई की दहलीज पर कदम रखा था मगर इसने तो मुझे देखते ही इस लहजे में बात की थी कि मेरी सारी पुरएतमादी हवा हो गई। मैंने भाई को देखा और गुस्से से चिंगाड़ कर बोली, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ पर हाथ उठाने की? एक बार भी तुम्हारा दिल नहीं कांपा? ये माँ है तुम्हारी जिसने तुम्हें जन्म दिया और इस दुनिया में लाई, सिर्फ इसलिए कि तुम इस उम्र में पहुंचकर उसी माँ पर हाथ उठा दो। मगर अगले ही पल भाई मुझसे भी बुलंद आवाज में बोला, अबे ए नरगिस, जबान बंद कर। मैंने नहीं कहा था कि इसे कि मुझे जन्म दे। मेरा इस दुनिया में आना लिखा था तो मैं आ गया। ये बुढ़िया जिसे तू मेरी माँ कहती है हर वक्त मेरा सर खाती रहती है। कभी ये खा लो कभी वो खा लो, बेटा सिगरेट ना पियो, तुम्हारे आवारा दोस्त घर क्यों आए, इनसे दोस्ती तोड़ो, रात देर तक बाहर ना रहा करो। मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद और ना ही इसका वजूद इस घर में चाहिए। अब ले जाओ इसे अपने साथ, नहीं रखना इसको अपने घर में। भाई की बातें सुनी तो दिल चाहा इसका मुंह नोच लूं मगर इसकी किस्मत पर अफसोस ही कर सकी। कम बख्त माँ की भी इज्जत मकाम नहीं पहचान सका। अम्मा बा मुश्किल उठकर मेरे पास आई और कहने लगी, नरगिस बेटी, मुझे इस जैसी औलाद के साथ रहना ही नहीं। तू मुझे अपने साथ अपने घर ले चल। जब माँ का साया सर से हटेगा तब इसको पता चलेगा कि आखिर माँ होती क्या है। मेरी माँ मुझ पर बोझ हरगिज ना थी। मैंने भाई को अच्छी खासी बातें सुनाई और अम्मा को अपने साथ लेकर घर जाने लगी। अजीब ही दरिंदा बन बैठा था मेरा भाई। मैंने अम्मा को अपने साथ लगाया और इसे हौसला देते हुए बोली कि तू फिक्र ना कर, अब आइंदा से मेरे साथ रहेगी और हम दोनों माँ बेटी बहुत खुश रहेंगी। देखना तेरे नवासे नवासियां तुझे देखकर कितना खुश होंगे। मेरी अम्मी का वजूद जख्मों से चूर था। मैंने पर्स में देखा तो 500 रुपए पड़े थे। मैंने रिक्शा एक जगह रुकवाया और माँ के जख्मों के लिए दवा लाई। मुझे भाई पर गुस्सा आ रहा था, दिल में से मलामत कर रही थी, आखिर कैसे वो इस हद तक भी गिर गया था। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी और नादिर के आने का भी वक्त हो चुका था। मुझे अब घर की फिक्र सताने लगी थी। मुझे याद था कि मैं खाने की मेज पर नाश्ता यूं ही छोड़कर आई थी और सारा सामान भी वैसे ही बिखरा पड़ा था। अब यकीनन सास ने एक काम को भी हाथ नहीं लगाया होगा
और अब एक बार फिर मुझे ही जाकर वो सब करना पड़ेगा। मगर खैर, यही तो जिंदगी थी मेरी। मैंने अपनी माँ के साथ अपने घर में जब कदम रखा तो सामने नादिर बिफरा हुआ खड़ा था और बार बार घड़ी को देख रहा था, जैसे मेरा ही इंतजार कर रहा था। मेरे बच्चे भी ऐसे बैठे थे गोया इनको सांप सूंघ गया हो। ऐसा लगता था जैसे शौहर ने इन्हें अच्छा खासा डांट डपट कर मारा हो। सास यूं ही अपनी निशिस्त पर बदजुबान बैठी थी, जैसे मैं घर में नहीं बल्कि किसी अदालत में दाखिल हो गई हूँ। नादिर ने मुझे देखा तो फौरन मुझ पर चढ़ दौड़ा और गुस्से से कहने लगा कि ये क्या तरीका है नरगिस, तुम घर के सारे काम छोड़कर कहाँ चली गई थी? मेरे साथ मेरी माँ मौजूद थी, मगर मेरा शौहर तो अपनी सास को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर चुका था। मैंने नादिर को जरा आवाज धीमी करने का इशारा किया और फिर फौरन कहने लगी कि मैं अपनी माँ की तरफ चली गई थी। इसके बाद जो भी माजरा था मैंने सब कुछ इन्हें बताया। तब तक मेरी माँ जो थक चुकी थी चलते हुए सोफे पर बैठने लगी। अभी वो बैठी भी ना थी कि मेरे शौहर ने जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। मैं गिरते गिरते बची थी। शौहर कहने लगा कि तुमने किससे पूछकर, किसकी इजाजत से अपनी माँ को मेरे घर में लाई हो? मुझसे पूछ तो लेती, क्या मैं इसका बोझ उठा सकता हूँ? क्या तुमने मुझसे इजाजत तलब की? मुझसे तो तुम्हारा और तुम्हारे इन 4 बच्चों का खर्चा मुश्किल से पूरा हो रहा है। अब क्या मैं इसको भी पालता फिरूंगा? बीमार बुढ़िया जख्मों से चूर हमारे घर ले आई हो, कल को मर मरा गई तो सब खर्चा मुझ पर आएगा। और फिर स्वयं कुल 40वें के अलग खर्चे मुझ अकेले को पूरे करने पड़ेंगे। शौहर के मुंह से जब ये सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। वो तो जीते जागते इंसान के 40वें तक पहुंच चुके थे। मेरी माँ शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ी थी। इनकी आंखों में आंसू थे। वो आगे बढ़कर कहने लगी, बेटा, मैं माजरत ख्वाह हूँ। तुम्हें अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मैं अम्मी को मना करती रह गई, मगर नादिर फौरन सर झटकाकर बोला कि यही बेहतर है, वरना मैं नरगिस को तलाक दे दूंगा। फिर पालती फिरेंगी अपनी 4 बच्चों को भी और अपनी माँ को भी। मेरी माँ तो तड़प उठी थी और अपने हाथ नफी में हिलाते हुए बोली कि नहीं नहीं, तुम ये जुल्म मत करना, मैं ही चली जाती हूँ। मैंने अपने आप को बमुश्किल इस फैसले पर राजी किया और अपनी बेबसी पर मेरी आंखों से आंसू निकले थे। मैं तो अपनी माँ का भी ख्याल ना रख सकती थी। मैंने उल्टे कदमों वापस जाकर अपनी माँ को भाई की दहलीज तक लाई। मैंने दोबारा दरवाजे पर दस्तक दी तो भाई ने दरवाजा खोल दिया। हमें देखकर इसके चेहरे पर नागवारी थी। मैं अम्मा को घर के अंदर लाई और भाई से कहने लगी कि अब अम्मा तुम्हें किसी चीज से नहीं रोकेगी। तुम जो चाहो करो, जब चाहो घर आओ, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी, बल्कि घर के कोने में पड़ी रहेगी। बस इतना एहसान करना कि माँ को 2 वक्त का खाना दे दिया करना। अगर वो भी ना बन पड़े तो मैं नादिया को कह जाऊंगी, वही खाना दे दिया करेगी। भाई गुस्से से बुड़बुड़ाता रहा और मैं अपनी बेबसी पर रोती आंसू छुपाती अम्मा से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी थी। मैं तो बेबस थी, आखिर करती भी क्या। शादी के बाद इतने सालों तक मैं इस कदर ना रोई थी जितना आज मुझे अपने शौहर से नफरत महसूस हुई थी। अगर माँ को साथ रखती तो घर टूट जाता, लेकिन माँ को भाई के पास छोड़कर अलग बेचैनी दिल में समा रही थी। मेरा शौहर और सास यहाँ तक कि बच्चे भी गहरी नींद सो रहे थे, जबकि मैं तन्हा बैठी फूट फूट कर रो रही थी। मुझे बार बार अम्मा का वो जख्मी चेहरा याद आ रहा था। इनके वजूद पर मौजूद नील और जख्म के निशान मुझे तड़पा रहे थे। आखिर मैं क्यों इतनी बेबस थी? क्यों मेरे शौहर को मेरी माँ की तकलीफ नजर ना आई थी? कितना खा लेती वो मेरे शौहर का, सिर्फ एक अदद रोटी, वो भी मैं माँ को अपने हिस्से की दे देती। मगर क्यों ये दुनिया इस कदर सख्त दिल हो चुकी थी कि इन्हें किसी का दर्द ही नजर ना आता था। मैं शौहर और सास से क्या गिला करती जब मेरा अपना भाई मेरी माँ का बेटा ही इनका सगा ना बन सका। वो सारी रात मेरी बेचैनी से गुजरी। मुझे एक पल को भी सुकून ना आया था। न जाने भाई ने अम्मा को कुछ खाने के लिए दिया भी होगा या नहीं। कहीं वो दोबारा माँ पर हाथ ना उठा ले। जो एक दफा उठा सकता है वो दोबारा भी उठा सकता है। सुबह हुई तो सारी रात जागने की वजह से मेरी आंख ना खुली। शौहर ने तो आज मुझे सोए हुए बिस्तर से घसीट कर फर्श पर गिरा दिया था। मैं नींद में थी, मुंह की बल फर्श पर गिरी तो नाक पर शदीद दर्द की टीस उठी थी। यूं लगता था नाक की हड्डी टूट चुकी हो। खून की फवार नाक से निकलकर मेरी गर्दन तक जा रही थी। मैंने एक नजर शौहर पर डाली और आंखों से आंसू साफ करने लगी। मैंने फौरन अपना नाक से बहता खून साफ किया और गहरे सांस खारिज करने लगी। आखिर कब तक मैं सहती शौहर के जुल्म और भाई का भी? अब मजीद खामोश रहना मेरे लिए मुश्किल हो चुका था। कब तक पर्दा डालती मैं इनकी तमाम तर करतूतों पर? उन्होंने तो बिल्कुल ही मुझे कमजोर समझ लिया था।
मैं सबसे मोहब्बत और इनकी इज्जत किया करती थी। इनको अपनी इज्जत समझकर किसी को कुछ ना बताती, वरना इसमें अपनी ही बेइज्जती होती। मगर शायद अब बात हद से निकल चुकी थी। मैंने जल्दी से खाना बनाया और बच्चों को नाश्ता करवाकर स्कूल भेजा। शौहर भी वहां से जा चुका था। मैं बिल्कुल खामोश थी और मेरे चेहरे पर कोई तासुर न था। सास बार बार मुझे घूर कर देखकर मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी, मगर मैंने इसे खातिर में ना लाया। सारा काम मैंने जल्दी जल्दी निपटाया और फिर घर से बाहर जाने लगी। सास ने पूछा तो एक मुस्तहकिम अंदाज में जवाब दिया कि अपनी माँ को लेने जा रही हूँ। मेरा अंदाजा ये था कि सास लाजवाब होगी। मैं अपने मैके पहुंची तो एक ही ख्याल आया, न जाने अंदर का मंजर कैसा होगा। ये सोचते हुए एक पल को मेरा वजूद लर्जा था, मगर नहीं, अब मजीद नहीं। मैंने एक गहरी सांस खारिज की और अपनी पुरएतमादी बहाल करके जूं ही अंदर कदम रखा तो सामने का मंजर मुझे हिला चुका था। भाई डंडे से अम्मा को मार रहा था और कह रहा था कि कमबख्त बुढ़िया, तू मरती क्यों नहीं? क्यों मेरी जिंदगी अजाब बना रखी है? तेरी शक्ल देख कर ही मुझे नफरत होने लगती है। तेरी बेटी भी तुझे यहाँ छोड़कर चली गई, अब तो मेरी जिंदगी छोड़ दे। अम्मा दर्द से चिल्ला रही थी। मैं आगे बढ़ी और भाई को गिरेबान से पकड़कर उसके मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ दे मारा। वो थप्पड़ खाकर बुखला चुका था और मैंने वही डंडा उठाकर इसे मारना शुरू कर दिया। मैं इसे अंधाधुन मार रही थी और वो गालियां बकता हुआ खुद को मुझसे छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। मगर मैंने जब डंडा इसके सर पर मारा तो बेचारा बेहोश हो गया। जब इसे अपनी माँ की इज्जत ना थी तो मैं क्यों इस भाई के होने का लिहाज करती? जब इसे होश आया तो इसके हाथ में हथकड़ी थी। अम्मा और मैं सामने ही बैठी थीं। इसके सरहाने पुलिस कांस्टेबल खड़े थे। वो बुखलाकर हमारी जानिब देखने लगा और मैं इसे एक तंजिया मुस्कुराहट दिखाती हुई एक और जन्नाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारते हुए बोली कि तुम जैसे लोगों के साथ बिल्कुल यही अंजाम होना चाहिए। तुमने तो बिल्कुल ही कमजोर समझ रखा है। जब तुम्हारे दिल में हमारे लिए मोहब्बत और एहतराम नहीं, तो फिर हम तुम जैसे नासूर की क्यों कर कर इज्जत करें? भाई तो रोने लगा और खुद को छुड़वाने लगा था, मगर पुलिस कांस्टेबल्स इसे अपने साथ ले जा चुके थे। मैंने अम्मा को अपने साथ लिया और अपने घर ले जाने लगी और इनसे कहा कि अब जब तक तुम ठीक नहीं होगी, तुम मेरे साथ रहोगी। अम्मा कहने लगी कि तुम्हारे शौहर गुस्सा करेंगे, मगर मैंने अम्मा की एक ना सुनी और अम्मा को अपने साथ अपने घर ले आई। घर पहुंची तो शौहर पहले से ही घर में मौजूद था, सास भी थी, मगर मेरा अंदाज देखकर दोनों खटक गए। आज फिर मेरी माँ को साथ देखकर शौहर के चेहरे पर नागवारी आई। इससे पहले कि वो कुछ कहता, मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया और अपने भाई के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर भी दिखा दी और कहा, अब अगर मेरे या मेरी माँ के साथ किसी ने भी कुछ गलत किया तो मैं खामोश नहीं बैठूंगी। मुझे भी पूरा हक हासिल है कि मैं अपने हक के लिए आवाज उठा सकूं। और फिर पाकिस्तानी पुलिस को तो आप जानते ही हैं, जब गुनाह कबूल करवाने की बारी आए तो बेगुनाह से भी कसूर निकलवा ही लेते हैं। मेरा अंदाज देखकर शौहर घबरा चुका था। जाहिर सी बात है, जो औरत अपने भाई को पुलिस के हवाले करवा सकती थी, क्या वो अपने शौहर को जेल की सलाखों के पीछे न करवा सकती थी? उस रोज के बाद से मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ ठीक हो गया और मेरी माँ की इज्जत करने लगा। चंद माह बाद भाई रिहा हुआ तो अच्छी खासी पिटाई लगने की वजह से अब इसका दिमाग ठिकाने पर आ चुका था। हमारे यहाँ आया और माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगी। अम्मा ने इसे माफ कर दिया और वो माँ को लेकर घर चला गया। मैं खुश थी और दिल ही दिल में दुआ करती रही कि अब बस सब कुछ ठीक हो जाए। हम तो खुद ही खुद को कमजोर समझते हैं, बिला वजह जालिमों के सामने दब जाते हैं। लेकिन अगर औरत अपने हक के लिए आवाज उठाए तो जुल्म करने वाले मर्द हो या औरत कभी हम पर हावी नहीं हो सकते। बस खुद में खुद एतमादी लाएं। इज्जत सबकी करें, मगर दूसरों को इज्जत देते देते ये मत भूल जाएं कि आप भी इज्जत नफ्स रखते हैं।